डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज ने द जीनियस ऑफ होम्योपैथी के 3rd चैप्टर में स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी और लॉजिक की बात की है, जिसके बारे में पिछले 2 भागों में हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए अब इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर हैनीमैन के वर्किंग प्रिंसिपल्स को ध्यान से समझते हैं। आखिर वो कौन से सिद्धांत थे जिनकी मदद से उन्होंने एक नए साइंस एंड आर्ट ऑफ थेरापेटिक्स का आविष्कार किया। अपनी इस जर्नी के बारे में डॉक्टर हैनीमैन ने ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के 2nd एडिशन के प्रीफेस में संक्षिप्त चर्चा की है। इसमें डॉक्टर हैनीमैन ये घोषणा करते हैं कि मेडिसिन हमेशा क्लियर फैक्ट्स और सेंसिबल फिनोमेना पर बेस्ड होनी चाहिए, यानी उसके रिजल्ट्स ऐसे हों जिसे साफ साफ ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस किया जा सके, क्योंकि सही ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस की मदद से ही हमें नॉलेज ऑफ डिसीज़ और नॉलेज ऑफ मेडिसिन मिल सकता है, और फिर इस नॉलेज का इस्तेमाल हम बीमारियों को क्योर करने के लिए कर सकते हैं। यदि आप प्योर ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से ज़रा भी भटके तो इमेजिनेशंस की भूल भुलैया में कहीं भी खो सकते हैं। थियोरेटिकल मेडिसिन ने यही गलती की है। थियोरेटिकल मेडिसिन यानी ऐसा मेडिकल सिस्टम जो केवल थियरीज और स्पेकुलेशंस पर आधारित है और जिसका कोई ठोस प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, जैसे ह्यूमरल थियरी, जिसमें माना जाता था कि सारी बीमारियां अशुद्ध खून के कारण होती हैं और शरीर से यदि अशुद्ध खून निकाल दिया जाए तो बीमारियां भी निकल जाएंगी। और स्पिरिचुअल थियरी, जिसमें कहा जाता था कि देवताओं के नाराज हो जाने के कारण महामारियां फैलती हैं और उन्हें खुश करने के लिए बलि दें तो महामारियां भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन प्योर साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन में स्पेकुलेशंस की कोई जगह नहीं है। डॉक्टर हैनीमैन और उनके बाद आने वाले मेडिकल पर्सन्स की सोच में एक बड़ा अंतर है। बाद में आने वाले मेडिकल पर्सन्स कहते हैं कि मेडिसिन इज अप्लाइड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और उन्होंने केमिस्ट्री और फिजिक्स को ही मेडिकल साइंस का आधार माना, जबकि डॉक्टर हैनीमैन ने यूनिवर्सल लॉज ऑफ लाइफ एंड मोशन को मेडिकल साइंस का आधार माना। साथ ही उन्होंने ये जाना कि लाइफ एक रियल सब्सटेंस है, एक पावर है, एक एंटिटी है जिसके अपने अलग लॉज होते हैं, जिसके आधार पर हेल्थ और डिसीज जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इस सब्सटेंशियल एंटिटेटिव पावर को उन्होंने नाम दिया द डायनामिस, और यही डॉक्टर हैनीमैन की सबसे महान खोज है और उनके मेडिकल सिस्टम का आधार स्तंभ भी। हालांकि डॉक्टर हैनीमैन ने कुछ जगहों पर द डायनामिस की जगह लाइफ फोर्स शब्द का इस्तेमाल भी किया है, जिससे उनका मतलब ऑपरेटिंग पावर या एनर्जी है, पर दरअसल पावर और फोर्स में अंतर होता है। फोर्स वास्तव में पावर का रिजल्ट होता है। पावर किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से वो खुद में या किसी और चीज़ में बदलाव लाने की क्षमता रखती है, यानी पावर से फोर्स प्रोड्यूस होता है। किसी सब्सटेंस में ढेर सारा पावर हो सकता है, लेकिन उससे वो कितना फोर्स प्रोड्यूस करेगा ये निर्भर करता है कि उसे किस तरह का और कितना बड़ा बदलाव लाना है। जैसे हमारे शरीर में कई तरह के कार्य करने की एनर्जी है। अब उस एनर्जी का इस्तेमाल यदि हमें दौड़ने के लिए करना है तो हम एक अलग मात्रा में फोर्स लगाएंगे, और उसी पावर का इस्तेमाल यदि बोलने के लिए करना है तो अलग मात्रा में फोर्स लगाएंगे। तो जब हम किसी पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तब हम किसी फोर्स पर काम नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम उस लाइफ एनर्जी पर काम कर रहे होते हैं जहाँ से फोर्स प्रोड्यूस होता है। हम उस इनटेंजिबल इनविजिबल सब्सटेंस पर काम कर रहे होते हैं जिससे उस ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ है। कोई ऑर्गेनिज्म शून्य से नहीं बनता, क्योंकि शून्य से शून्य ही बन सकता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म विकास की कई श्रृंखलाओं से होकर गुजरा है। एक माइक्रोस्कोपिक सेल से कॉम्प्लेक्स मल्टी सिस्टम ऑर्गेनिज्म तक का विकास, और वो सिंगल माइक्रोस्कोपिक सेल भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके पास उसका अपना एक साइटोप्लाज्म है जिसमें लिविंग और फुली फंक्शनल मटेरियल समाये हुए हैं, जिसके पास उसका अपना न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस बना है उसी इनविजिबल लाइफ सब्सटेंस से, उसी एनर्जी से जिसने इस मटेरियल वर्ल्ड के टेंजिबल एलिमेंट्स को अपनी ओर खींचकर उसे एक डीएनए के रूप में पिरोया है। यानी हर जीव इसी लाइफ एनर्जी से बना हुआ है, और मैटर और नॉन मैटर के बीच बनी हुई इस अटूट श्रृंखला के माध्यम से
हमेशा उस इन्फिनिट एटर्नल सोर्स ऑफ लाइफ से जुड़ा हुआ है। इसे मेटाफिजिकल साइंस में द कॉस्मिक लाइफ कहा गया है। जब हम इस विषय पर बात कर रहे हैं तो हमें ये बात अच्छी तरह से अपने मन में बिठा लेनी चाहिए कि किसी वस्तु और उस वस्तु द्वारा किए गए कार्य में अंतर होता है। यदि एक कार्य को करने वाली चीज नहीं होगी तो वो कार्य भी नहीं हो पाएगा। जैसे विचार करने के लिए विचार करने वाले व्यक्ति का होना जरूरी है, सुगंध के होने के लिए सुगंध पैदा करने वाली वस्तु का होना जरूरी है, वैसे ही फोर्स के होने के लिए फोर्स को पैदा करने वाले पावर का होना ज़रूरी है। और जब हम बात करते हैं सब्सटेंसेस की, जैसे एनर्जी और पावर, तो चूंकि ये इंटेंजिबल होते हैं तो हमें इनके एक्शंस का केवल रिजल्ट दिखाई देता है, उस रिजल्ट को पैदा करने वाली पॉजिटिव एनर्जी नहीं। इसलिए हम कभी भी फोर्स को नहीं देख पाते, हम केवल देखते हैं कि उसकी वजह से किसी चीज ने अपनी जगह बदली या आकार बदला। इसी तरह हम कभी लाइफ एनर्जी को नहीं देख पाते, हम केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर उसका मैनिफेस्टेशन देखते हैं। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि बिना किसी कॉज के कोई इफेक्ट पैदा नहीं हो सकता, बिना फोर्स के मोशन नहीं हो सकता और बिना पावर के फोर्स नहीं हो सकता, इसलिए लाइफ एनर्जी भी बिना किसी ऑपरेटर के नहीं हो सकती। फिर चाहे हम उसे कोई भी नाम दें और भले ही हम उसे अपने फिजिकल आई से ना देख पाएं, लेकिन अपनी मेंटल आई से, अपनी आई ऑफ विजडम से उस प्राइमरी सब्सटेंस को देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। डॉक्टर हैनिमैन कहते हैं कि इतना सब कुछ समझकर भी उसके अस्तित्व को नकारना, चूंकि वो मटेरियल वर्ल्ड से परे है, एक तरह से अपने ही इंटेलेक्ट को मूर्ख बनाने जैसा है, अपनी ही अंतरात्मा की आवाज़ को दबा देने जैसा है और खुद को मटीरियलिज्म के दलदल में धकेल देने जैसा है। लेकिन कुछ खास विचारधारा के लोग, खासकर फिजिकल साइंस से जुड़े लोग, बड़े अभिमान के साथ अपनी कट्टर संकीर्ण मानसिकता का बयान करते हैं कि वो फिजिकल फिनोमिना के परे कुछ नहीं मानते। वो न केवल सब्सटेंशियल रियलिटी को नकारते हैं, बल्कि हर उस कोशिश को भी नकारते हैं जहां ये जानने का प्रयास किया जाता है कि किसी फिजिकल फिनोमिना के पीछे का असली कारण क्या है। मेटाफिजिक्स से उन्हें विशेष रूप से घृणा है। इस तरह के लोग न केवल खुद कंट्राडिक्टरी विचारों में उलझे रहते हैं, बल्कि अपने फॉलोअर्स को भी भ्रमित करते हैं। डॉक्टर क्लोज कहते हैं कि इस तरह के लोग शब्दों का माया जाल रचाकर, लॉजिक को तोड़ मरोड़ कर अक्सर उल्टी गंगा बहाते हुए पाए जाते हैं, जबकि मेटाफिजिक्स भी उतना ही वैलिड और साइंटिफिक है जितना फिजिक्स, और इसके सिद्धांतों को भी उतनी ही लॉजिकली और साइंटिफिकली कंडक्ट किया जा सकता है जितना एक फिजिकल रिसर्च को। बहरहाल डॉक्टर हैनिमैन के मन में भी पावर और फोर्स के बीच का अंतर स्पष्ट था, तभी उन्होंने ऑर्गेनन में 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है। एक डायनामिस, जिसका अर्थ है लाइफ पावर या लाइफ सब्सटेंस, दूसरा शब्द लाइफ फोर्स, जो उस पावर का एक्शन है। हालांकि ऑर्गेनन के कुछ एडिशंस में उन्होंने इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह पर यूज किया है, लेकिन ऑर्गेनन के फाइनल 6th रिवाइज्ड एडिशन में उन्होंने इस अंतर को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया जब उन्होंने वाइटल फोर्स की जगह वाइटल प्रिंसिपल शब्द का इस्तेमाल किया। बल्कि कुछ जगहों पर उन्होंने साफ लिखा द वाइटल फोर्स ऑफ वाइटल प्रिंसिपल, जो ये दर्शाता है कि डॉक्टर हैनिमैन फर्मली सब्सटेंशियलिस्टिक व्यू रखते थे, यानी वो जानते थे कि लाइफ एक सब्सटेंशियल एंटिटी है। जीवन केवल एक अवस्था नहीं है, बल्कि एक प्राइमरी ओरिजिनेटिंग पावर है। इसी धारणा से डिसीज की डायनामिक थ्योरी का जन्म हुआ, जो आधार बनी हैनिमैनियन पैथोलॉजी की, जिसके अनुसार डिसीज वास्तव में इसी वाइटल प्रिंसिपल का फंक्शनल डिस्टर्बेंस है। और इसी सिद्धांत की आधारशिला पर डॉक्टर हैनिमैन की पूरी थेरेपेटिक सिस्टम की इमारत खड़ी है, जिसका संचालन लॉ ऑफ सिमिलिया के द्वारा किया जाता है। अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि लाइफ कोई घटना नहीं, घटना का कारण है। लाइफ फोर्स नहीं, बल्कि वो पावर है जो फोर्स उत्पन्न करती है। लाइफ सब्सटेंशियल है, सेल्फ एक्टिंग है, सेल्फ एग्जिस्टेंट है, इंटेलिजेंट है। लाइफ प्रोडक्ट नहीं, प्रोड्यूसर है।
यही वो सिंपल सब्सटेंस है जिसकी बात प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने की थी। लाइफ ही वो एनर्जी है जो हर तरह के वाइटल एक्शन और रिएक्शन का कारण है, जैसे ग्रोथ, सेल्फ प्रिजर्वेशन, रिप्रोडक्शन, जो हर प्राणी में मौजूद है। किसी भी तरह की एनर्जी की तरह लाइफ एनर्जी भी परसिस्टेंट है और इंडिस्ट्रक्टिबल है। इसे कहते हैं द साइंटिफिक स्टेटमेंट ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ इमॉर्टैलिटी। आज मॉडर्न फिलॉसफी भी इस बात को मानती है कि लाइफ हमेशा प्रीवियस लाइफ से ही आ सकती है। हालांकि एक लंबे अरसे तक फिलॉसफी में स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थियरी मानी जाती रही कि नॉन लिविंग मैटर से लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन सकते हैं, लेकिन आज ये बात समझी जा चुकी है कि इस कंसेप्ट का कोई आधार नहीं है। डॉक्टर क्लोज कहते हैं कि जो लोग आज भी इस थियरी पर अटके हुए हैं वो इस बात से अनजान हैं कि वो वास्तविकता की डोर से कटकर अलग हो चुके हैं और डोर से टूटी हुई पतंग की तरह बीच हवा में गोते खा रहे हैं। आखिर जीवन की उत्पत्ति का स्रोत क्या है? सदियों से इस सवाल का जवाब ढूंढने की खोज में मनुष्य जुटा हुआ है। कभी उसके कदम उसे मंजिल के पास करते जाते हैं तो कभी भटककर मंजिल से दूर ले जाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मंजिल के बेहद करीब पहुंचने पर भी खोजी अपनी मटीरियलिस्टिक जिद के चलते वो आखिरी निर्णायक कदम नहीं बढ़ा पाता और उस एटर्नल सोर्स ऑफ लाइफ को जानने से वंचित रह जाता है और खाली हाथ वापस आ जाता है। उस मंजिल तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। एक केमिस्ट, एक फिजिसिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट, हर कोई अपने अपने चुने हुए रास्ते पर चलकर उसकी ओर बढ़ रहा होता है और आखिरी छोर पर जाकर ये सारे रास्ते उसी निर्णायक आखिरी सीढ़ी पर मिल जाते हैं जिसके आगे वो तभी बढ़ सकते हैं जब वो उस सुप्रीम बीइंग के अस्तित्व को मान ले। एक केमिस्ट अपनी खोज के दौरान लॉ ऑफ केमिकल एफिनिटी एंड मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का सहारा लेते हुए आगे का रास्ता ढूंढता है और जब वो लॉ ऑफ यूनिवर्सल अट्रैक्शन तक पहुंचता है तो मटीरियलिस्टिक सोच के चलते इसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं पाता और वापस लौट जाता है। एक बायोलॉजिस्ट लाइफ की खोज करता हुआ ऑर्गेनिज्म से सेल तक पहुंचता है और सेल से उसके साइटोप्लाज्म तक, जिसके ठीक आगे फॉर्मलेस और इन्फिनिट सोर्स ऑफ लाइफ के समुद्र का किनारा दिख रहा होता है। यहाँ से अगर वो आत्मविश्वास की नाव पर बैठे तो उस विशाल समुद्र तक पहुँच सकता है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता और वापस लौट जाता है। एक फिजिसिस्ट मैटर का एनालिसिस करता हुआ उसके डिविजन्स और सब डिविजन्स करता हुआ ईथर तक पहुंचता है और इस छोर पर आकर वो ईथर को ही मैटर और फोर्स का सोर्स मान लेता है और आगे न बढ़कर वापस लौट जाता है। इस तरह हर कोई खाली हाथ और असंतुष्ट रह जाता है और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक वो अपनी अंतरात्मा की पुकार को सुनकर मंजिल तक पहुंचने का वो आखिरी कदम नहीं बढ़ा लेते, जैसे डॉक्टर हैनिमैन ने बढ़ाया और उस इन्फिनिट लाइफ एंड माइंड ऑफ यूनिवर्स को जान लिया जो हर तरह के पावर और एनर्जी का स्रोत है और जिसके प्रति हमारी आत्मिक एक निष्ठा होनी चाहिए। इस बात के साथ डॉक्टर क्लोज इस बेहतरीन अध्याय को विराम देते हैं। फिलॉसफी पढ़ने का असली मजा तभी है जब आप इसे कोर्स समझकर नहीं बल्कि एक एडवेंचर की तरह पढ़ते हैं, क्योंकि फिलॉसफी पढ़ना किसी के मन को पढ़ने जैसा है जिसमें केवल शब्दों को पढ़ना काफी नहीं, उन शब्दों के पीछे छुपा गूढ़ अर्थ भी समझना होता है। तभी आप जानेंगे कि ये केवल एक विषय नहीं, ये तो जीवन की पाठशाला है और हमारे मन में अक्सर उठ रहे कई सवालों का जवाब है। दूसरी ओर ये हमें होम्योपैथी से भी गहरे स्तर पर जोड़ती है, जब हमें इस बात का अनुभव होता है कि जो साइंस हम पढ़ रहे हैं वो कितना उत्कृष्ट है और कितने सरल लेकिन ठोस सिद्धांतों पर खड़ा है और इसके सही उपयोग से हम स्वयं को और हर प्राणी को कितना लाभ पहुंचा सकते हैं। और यही हमारा उद्देश्य है कि डॉक्टर हैनिमैन ने पवित्र ज्ञान की जो मशाल जलाई थी उसे इन वीडियोस के माध्यम से जहां तक संभव हो उतना ही शुद्ध रखते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। और आप सबसे भी यही आशा है कि होम्योपैथ होने के नाते आप भी इस अभियान में शामिल होंगे और इसे और आगे बढ़ाएंगे। आप सबका आभार और जल्दी ही मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ।